हाय लबासा ड्रीमर्स। आज तारीख है 27 फरवरी 2021। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। आज सैटरडे है तो आज हमारे पास कोई भी कार्टून नहीं होगा डिस्कस करने के लिए। आज की तारीख में हम सबसे पहले अपने पहले वाले आर्टिकल की ओर मूव करते हैं जो रिगार्डिंग द इंडिया और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग है। अब देखिए अमेरिका में क्या हुआ कि अमेरिका में लीडरशिप में चेंजेस आए हैं। अब इसमें मिस्टर बाइडेन क्या हैं कि वहाँ के चीफ हैं, मतलब वहाँ के कर्ता धर्ता हैं। तो इन्होंने ये पावर में जैसे ही आते हैं, वहाँ पे जैसे ही इनको ये प्रेसिडेंट वाली पोस्ट मिल जाती है, उसके बाद से सबसे पहला वाला काम इनका होता है कि ट्रंप के द्वारा लिए गए जो पॉलिसी के डिसीजंस थे, कह रहे उनमें उलटफेर करना था, उनको जस्ट रिवर्स करना था, राइट। अब जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट था, उससे ट्रंप बाहर आ गए थे, बट बाइडेन क्या करते हैं, फिर से एंट्री लेते हैं। और उसके बाद क्या WHO में क्या हुआ था कि वो ट्रंप बाहर हो गए थे, अब वापस से एंट्री लेते हैं बाइडेन। फिर अगेन जो ह्यूमन राइट काउंसिल थी UN की, तो उसमें क्या हुआ था, ट्रंप बाहर आ गए थे, अब बाइडेन क्या कर रहे हैं, बाइडेन एंट्री ले लेते हैं। तो मतलब इस तरह की जो पॉलिसीज थी कि बिल्कुल उसके रिवर्स चल रहा है जो ट्रंप क्या करते थे। अब देखिए इंडिया के साथ उनका रिलेशन कैसा है, इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इवन इजराइल और सऊदी अरेबिया के पास कॉल करने के पहले इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर प्रसाद और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मेन अजीत डोवाल से, इन दोनों से पहले बात हुई थी उनके काउंटर पार्ट इन अमेरिका। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की रेलेवेंस बाइडेन के काल में भी कह रहे हैं वो उतनी ज़्यादा फेड आउट नहीं हुई है। हाँ, उतने गहरे मित्र नहीं हैं जितने गहरे मित्र ट्रंप हुआ करते थे या ओबामा हुआ करते थे, लेकिन बाइडेन है नहीं। बट स्टिल अगर हम कुछ फॉरेन पॉलिसीज़ वगैरह में कुछ पैरामीटर पर हम इन चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले वाली बात यह है कि रिगार्डिंग द चाइना, आखिर चाइना के अगेंस्ट मतलब चाइना के पर्सपेक्टिव में बाइडेन की प्लानिंग क्या है। चाइना के पर्सपेक्टिव में इशू कुछ ऐसा है कि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 4 कंट्री मिलकर के क्वाड ग्रुप को जनरेट करने वाली थी, बनाने वाली थी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जैसे ही इशू जनरेट होता है, उसके बाद से इंडिया क्या करता है कि टूवर्ड्स द US से झुकता चला जाता है। इसकी वजह से होता है कि इंडिया और USA के रिलेशन इम्प्रूव होते जाते हैं, और इंडिया और चाइना के रिलेशन क्या होते हैं कि मिटिगेट होते जाते हैं, ड्विंडल होते रहते हैं। ऑल राइट, बट अभी राइट नाउ अब जब से बाइडेन पावर में आए हैं तब से हुआ क्या कि पैगोंग से चाइना क्या कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है। इंडिया और चाइना के रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि USA की पॉलिसीज़ में जो क्वाड वाला सिस्टम चल रहा था कि इन 4 कंट्री का मालाबार एक्सरसाइज वगैरह होगा, उनसे पुल आउट कर रहा, या फिर मिनिस्ट्रियल मीटिंग होनी थी कॉन्फ्रेंस में, वो सारी नहीं हो रही। कह रहे वो सारा कुछ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जैसे चलना चाहिए वैसे चल रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अच्छा ठीक है, अब अगर हम श्रीलंका की बात कर लें तो श्रीलंका के साथ क्या केस है। देखिए श्रीलंका में इंडिया से श्रीलंका चाहता क्या है, वो चाहता है कि जो 2009 में उनकी मिलिट्री थी, तो LTT की अगेंस्ट में क्या करती है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को, मतलब निर्दोष लोगों को भी मार दिया गया था LTT की अगेंस्ट में। जब वहाँ पर क्राइम चल रहा था, अभियान चल रहा था, तो उसके दौरान क्या करते क्या कि कुछ मासूम लोग भी मारे गए थे। अब उसी के रिगार्डिंग UN ने क्या किया कि श्रीलंका को बोल दिया कि नहीं, अब तो हम आपके ऊपर क्या लगाएंगे, सैंक्शन लगाएंगे। अब श्रीलंका इंडिया से चाहता है कि आप इन चीज़ों पे आप सपोर्ट करो, लेकिन अब बाइडेन की अगर आप पॉलिसी देखोगे तो बाइडेन ने इंडिया को पहले ही बोल दिया है कि देखिए जो ह्यूमन राइट वाले इश्यूज़ हैं, कह रहे उसमें हम आपके साथ नहीं हैं। अब वो चाहे जम्मू एंड कश्मीर में फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के हो, चाहे आप LTT को आप सपोर्ट करिए, मतलब कहीं पर भी अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है तो बाइडेन की जो लीडरशिप है, कह रहे वो उसके अगेंस्ट में रहने वाली है। मतलब इसमें चेंजेस आए हैं। मतलब इंडिया अगर श्रीलंका को सपोर्ट करता है, इवन अगर वो इन अदर प्लेस, अगर वो म्यांमार के सपोर्ट में जाता है, तो इवन वो बाइडेन की पॉलिसी के अगेंस्ट ही होगा। बाइडेन ने बड़ा साफ शब्दों में बोला था, इवन जब म्यांमार में वो हुआ था तो भी बोला कि देखिए वो इसके अगेंस्ट में है और वहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहिए। और एग्जैक्टली इंडिया ने उसका अपोज नहीं किया, कुछ भी क्रिटिसाइज नहीं किया था, सिंपली एक डिप्लोमेटिक आंसर किया था कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को क्या करना चाहिए, अपहेल्ड करना चाहिए। एक तरफ USA ने क्या किया कि सैंक्शन लगा दिया, इंडिया ने ओपनली क्रिटिसाइज तक नहीं किया म्यांमार को।
मतलब अगर हम अपने पड़ोसी देशों को देख लें, श्रीलंका को देख लें, म्यांमार को देख लें, चाइना को देख लें, अब एक और कंट्री बसती है, वो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अब अगेन इससे पहले के डिस्कशन में हम देख चुके हैं कि इंडिया तो पार्टी भी नहीं था जब यूएसए, तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जब डिस्कशन हो रहा था और अफगानिस्तान के इश्यूज़ को लेकर के, तो इंडिया तो उसका पार्टी भी नहीं था, जबकि इंडिया मोस्ट अफेक्टेड है, बट स्टिल वो उसकी पार्टी नहीं था। तो अगर इस वाले डायमेंशन की अगर हम बात देखें तो बिडेन क्या चाहते हैं, इंडिया को एज ऑलवेज, जैसे पहले ट्रंप के काल में भी इंडिया बाहर था, अभी इस वाले काल में भी इंडिया यहाँ से बाहर ही रहने वाला है, क्योंकि यूएसए चाहता है कि इंडिया अपनी मिलिट्री को अफगानिस्तान में भेजे और धीरे धीरे यूएसए अपनी मिलिट्री को विदड्रॉ कर ले। इंडिया इस बात पर एग्री नहीं है। जब इंडिया इस बात पर एग्री नहीं है तो उसे अपनी मिलिट्री को विदड्रॉ करने के लिए, यूएसए को अपनी मिलिट्री को विदड्रॉ करने के लिए पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि तालिबान पर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है और तालिबान एक बड़े रीजन पर, अफगानिस्तान के एक बड़े रीजन पर वहाँ की गवर्नमेंट रूल नहीं करती है, राइट। वहाँ पर तालिबानी रूल क्या करते हैं, तालिबानी है कौन, बेसिकली कबीले इकट्ठा होकर के उनकी अपनी खुद की आइडियोलॉजी है, अपना खुद का थॉट है, बट उन्हें सपोर्ट पाकिस्तान का प्राप्त है। इसकी वजह से बिडेन की फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान की रेलेवेंट करें फिर भी बढ़ जाती है। जितना अगेंस्ट वो थे, ट्रम्प थे, उतना अगेंस्ट बिडेन नहीं रहने वाले हैं। इस पूरे आर्टिकल में जितने भी डायमेंशन थे डिस्कस करने के लिए, वह वो सारे डायमेंशन डिस्कस हो गए हैं। बस एक डायमेंशन और ये है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह वाला इशू है चाइना के साथ, और इवन जो क्लाइमेट चेंज वगैरह के रिगार्डिंग है, कह रहे तीनों ही कंट्री, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो और चाहे वो चाइना हो, कह रहे वो तीनों ही सपोर्ट करने वाले, राइट। तो हमारा ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। अभी हम नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। इंडिया में क्या है कि साइंस डे मनाया जाता है, ठीक है, इंडिया साइंस डे 28 फरवरी पे। अब इंडिया में जो साइंस की पॉलिसीज़ हैं, कह रहे हैं वो टाइम फेस मैनर में लॉन्च हुई है, मतलब टाइम फॉर पब्लिश किया गया है, पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। इंडिया में अब तक 4 फॉरेन पॉलिसी बनाई गई है। सबसे पहली वाली पॉलिसी 1958 में बनाई गई थी। अब जो सबसे पहली वाली फॉरेन पॉलिसी थी हमारी, वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के रिगार्डिंग था। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था पहली वाली पॉलिसी का, जो 1958 में बनाई गई थी, कि हम इंस्टीट्यूशन का निर्माण करेंगे, हम ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करेंगे, जो बेसिकली करेगी क्या, इन रिसर्च वगैरह पर फोकस करेगी, ठीक। ये तो होगी पहली वाली पॉलिसी। अब जो दूसरी वाली पॉलिसी बनती है काफ़ी लंबे समय के बाद, 1983 में बनता है, तो उसमें ये डिसाइड होता है कि अच्छा अब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे लोगों के वेलबींग के लिए। वेलबींग का मतलब क्या हुआ कि आम लोगों की ज़िंदगी को भी इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। ये तो 1983 का ऑब्जेक्टिव था। फिर तीसरी फॉरेन पॉलिसी आती है, मतलब ये पॉलिसी बनती है साइंस में, वो बनती है 2003 में बनती है। अब 2003 में का मेन ऑब्जेक्टिव मतलब साइंस से थोड़ा सा हटके था, बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह के रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करना था। जबकि इन्वेस्टमेंट क्या है, वो तो साइंस का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बट स्टिल साइंस के फील्ड में क्या करना था, इन्वेस्टमेंट को इंप्रूव करने के लिए 2003 में इन्होंने क्या किया कि पॉलिसी लेकर के आते हैं। ऑल राइट, मतलब 1958, 1983 और 2003 तक पॉलिसी में जो मेजर चेंजेस आए थे वो ये कि हम इंस्टीट्यूशन का निर्माण करेंगे, हम लोगों के वेलबींग के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हम यूज़ करेंगे। और जो तीसरी वाली फॉरेन पॉलिसी थी 2003 में जो पब्लिश हुई थी, उसमें क्या था कि हम इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करेंगे। फिर चौथी जो साइंस की जो पॉलिसी हुई थी, डेवलप हुई है, उसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्या करेंगे, हम इम्प्रूव करेंगे, हम और भी ज़्यादा हम रिसर्च को क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे। ऑल राइट, अब कुछ डेटा है यहाँ पर, कहते हैं कि देखिए इंडिया अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपने जीडीपी का केवल 0.6% एक्सपेंस करता है। लेकिन अगर हम यूएसए की बात कर लें तो यूएसए तो 2% खर्च करता है, जबकि यूएसए की जो उसकी खुद की इकोनॉमी है कितनी बड़ी है, तो इंडिया का 0.6% कहीं पर टिकता नहीं है। राइटर कहते हैं कि इसका कारण क्या है कि इंडिया अपनी जीडीपी का केवल 0.6% ही क्यों खर्च कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं, कह रहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम नहीं करती हैं, वो बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग मोटिव पर काम करती हैं, और इसकी वजह से उनका कंट्रीब्यूशन इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर है बहुत कम है। ऑल राइट, अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल खर्च करता है अपनी जीडीपी का 4%।
इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद अपनी जीडीपी का केवल 0.6% ही क्या करता है, खर्च करता है। अब इसका असर भी देखने को मिलता है, आउटकम भी हमें देखने को मिलता है। जब हम ये देखते हैं कि एक तरफ है चाइना, जो 1999 में केवल जो पेटेंट वगैरह के लिए एप्लीकेशंस जाते थे, केवल 276 पेटेंट के एप्लीकेशन जाते थे उस टाइम में 1999 में। बट राइट नाउ अगर आप 2019 तक की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पर 58,990 एप्लीकेशंस क्या होते हैं, किसके रिगार्डिंग, पेटेंट के रिगार्डिंग फाइल होते हैं। इवन यूएसए से ज़्यादा, यूएसए का 57,000 समथिंग है। बट चाइना क्या कर रहा है कि 58,000 से ज़्यादा, 58,990 पेटेंट फाइल किया था टिल 2019। मतलब इन 20 सालों में 276 से और 58,990 तक चाइना का पहुंचना, और इंडिया केवल 2000 प्लस पेटेंट फाइल कर पा रहा है 2035 या 2040 के आसपास। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी एक्सपेंस करते हैं, कह रहे उसका हमें डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या आउटकम भी हमें देखने को मिलता है। अब एक बात राइटर यहाँ पर तारीफ भी करते हैं इंडिया की, कह रहे ऐसा नहीं है कि इंडिया में रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं होते हैं या पीएचडी होल्डर्स नहीं है। कहना है कि रिसर्च पेपर पब्लिश करने के मामले में इंडिया तो टॉप 3 में आता है। यूएसए, फिर चाइना, फिर उसके बाद आता है इंडिया। लेकिन जो उसकी क्वालिटी होती है, कह रहे हैं कि जो उसकी रेटिंग होती है, कह रहे हैं वो 0.7 की रेटिंग है। अगर रेटिंग 1 होती इंडेक्स की तो इसका मतलब कि वहाँ के रिसर्च पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ के रिसर्च पेपर की क्वालिटी क्या है कि बहुत ही डाउन है, मतलब उससे कोई आउटकम नहीं निकाला जा सकता, राइट। तो इस पूरे आर्टिकल में राइटर ने इन्हीं मुद्दों पर बात की है कि इंडिया जो भी इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं, जो 5वीं वाली पॉलिसी अभी जो लॉन्च हुई है, कह रहे हैं उसमें क्या है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और 5G टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना और इंटरनेट ऑफ थिंग पर हम काम करेंगे। कह रहे हैं कि अभी राइट नाउ का जो इनका कॉन्सेप्ट चल रहा है, राइट नाउ जो इनकी पॉलिसीज़ में इंक्लूड हुआ है कि अब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम इन चीज़ों को भी, पेटेंट वगैरह को भी इम्प्रूव करेंगे। रिसर्च की थीसिस वगैरह को भी पब्लिश करने में हम क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट लेकर के आएंगे। कह रही है तब ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट स्टिल ये जो 5वीं वाली जो साइंस की पॉलिसी है, ये 2021 के जनवरी में लॉन्च हुई है। मेन एग्जाम के पर्सपेक्टिव में रेलेवेंट क्या हो सकता है कि कितनी फॉरेन पॉलिसी बोल दे रहा हूँ कि कितनी साइंस की पॉलिसीज़ अब तक पब्लिश हो चुकी हैं या फिर लॉन्च हो चुकी हैं। तो आपका आंसर होगा 5। और किसका क्या मोटिव था, ये इस स्टेटमेंट में डाला जा सकता है, राइट। तो आज की तारीख में जितने भी रेलेवेंट थे उनमें से ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास जो डिस्कस करने के लिए है ये ओपन माइंड्स, इट्स मीन कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए कि आपने जो 22 ईयर ओल्ड इन्वायरमेंट की दिशा रवि हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने किया क्या कि चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया था। चीज़ों को ये वाला आर्टिकल है, चीज़ों को बहुत तोड़ मरोड़ करके पेश किया था। तो आईपीसी के 124 एक जो सेडिशन लॉ है, करे उसके अगेंस्ट में उनके खिलाफ क्या होता है कि एक्शन लिया जाता है उनको। बट कोर्ट ने तो उनको बेल दे दिया है। बट इस पूरे आर्टिकल में क्या कर रहे हैं कि वो इसी बात को वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से क्या कर रहे हैं कि हम कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी से हम कम्युनिकेट करने की कोशिश, अपनी बात को हम इंटरनेशनल मंच पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। आप मुझे जेल में नहीं डाल सकते हो, ठीक है। ये बात कोर्ट का बोलना है, राइट नाउ। अब हम ओपन माइंड्स वाला जो हमारा आर्टिकल है, अब हम उसे डिस्कस करेंगे। इस ओपन माइंड का मेन रिसेंट में हुआ क्या कि जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, तो उस पर गवर्नमेंट क्या चाहती है कि उस पर उसका कंट्रोल हो। अब हमारे जो हमारे रिसर्चर है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, यूजुअली क्या करते हैं कि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक अपने पीयर साइंटिस्ट से बातचीत करते हैं या फिर डिस्कशन करते हैं। वेरियस मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। तो इंडिया क्या चाहता है कि पहले आप अप्रूवल लोगे, किससे, मिनिस्ट्री से आप अप्रूवल लोगे। अगर आप ये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अगर आप किसी प्रकार की मीटिंग करते हो, किसी प्रकार का डिस्कशन करते हो, केवल इस बात को इंश्योर करने के लिए कि कोई सिक्योरिटी का खतरा नहीं है। अब राइटर कहते हैं कि देखिए आप एक ब्यूरोक्रेटिक आप हर्डल पैदा कर रहे हो
कह रहे हैं कि देखिए साइंस ने तरक्की की और इंटरनेट ऑफ थिंग ने हमें ये ऑप्शन दिया है कि अब हम क्या कर सकते हैं कि वर्चुअली मीटिंग हो रही है, लेकिन अब इस वर्चुअली मीटिंग में आप हर्डल क्रिएट कर रहे हो कि किस मुद्दे पर मीटिंग होने वाली है या फिर उसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या है। कह रहे ये सारी बातें पहले आपको रिवील करनी हो सकता है कि जो उसका पीयर काउंटर पार्ट हो वो ये बात ना चाहता हो कि वहाँ की गवर्नमेंट को ये सारी बातें पता लगे, बट फिर भी आप इन सारी बातों को फोर्स कर रहे हो कि आप मुझे बताओ। कह रहे हैं ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और एक प्रकार का ये हर्डल ही है, इसे रिमूव कर देना चाहिए। जिससे होगा क्या कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, कह रहे वो फ्रीडम फील करेंगे और वो अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं, कह रहे उनसे बहुत फ्रीली बात कर पाएंगे और इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा अपकमिंग फ्यूचर में। तो आज हमारे पास 4 ही आर्टिकल थे डिस्कस करने के लिए, 4 के चारों आर्टिकल डिस्कस हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।